हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था डाटा टाइप्स। हमने इसमें 1-2 लेक्चर कर लिए थे। आज कोशिश करके देखते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। देखो आज का हमारा ये टॉपिक क्या है, छोटा सा, द स्कैनएफ फंक्शन। द स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड। स्कैनएफ फंक्शन का क्या काम है आपके पास, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखोगे सी के अंदर, उसमें स्कैनएफ ज़रूर यूज़ होगा। जो भी आपने इनपुट डिवाइस की हेल्प से इनपुट डाला है अपने मतलब पीसी में, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, उस इनपुट को स्कैन करने का काम और उसकी फॉर्मेटिंग का काम वो किसका होता है, इस फंक्शन स्कैनएफ फंक्शन का। ठीक है, दिस फंक्शन कैन बी यूज टू इनपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग्स। अब इस फंक्शन को आप किसी भी टाइप के इनपुट लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिंगल कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग की फॉर्म में, जैसा भी आपका इनपुट है, वो इनपुट को लेने का काम कौन करेगा, ये स्कैनएफ फंक्शन। द स्कैनएफ फंक्शन स्टॉप्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अंटिल अ वैल्यू इज टाइप्ड इन एंड द रिटर्न की इज प्रेस्ड। ये अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है अगर कोई वैल्यू टाइप ना की जाए। इनपुट आप इसी के थ्रू ही ले रहे हो ना, स्कैनएफ के थ्रू। जब तक आप वैल्यू नहीं टाइप करोगे तो वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को ही स्टॉप कर देगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा प्रोग्राम जब तक आप वैल्यू ही नहीं टाइप करोगे। ठीक है, सिंटेक्स हमारे पास क्या आता है, सिंटेक्स का क्या मीनिंग है, वो जनरल फॉर्म आपके पास क्या रहती है स्कैनएफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए। स्कैनएफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन मीन्स एक तरह से कि वो किस फॉर्मेट में जा रहा है, मतलब कि अगर आप इंटीजर वैल्यू डालना चाह रहे हो तो उसकी फॉर्मेटिंग क्या है। जैसे एक एड्रेस ऑपरेटर होता है %d, उसके ये हमेशा इंटीजर के लिए यूज़ होता है, ये एक तरह से एड्रेस ऑपरेटर का काम करता है। ठीक है, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेसेस, कि अगर आपने इंटीजर, मान लो एक्स वेरिएबल लिया है जिसको आपने इंटीजर की तरह डिक्लेयर किया, तो इसके लिए स्कैनएफ ये रीड कैसे करेगा, इसको स्कैनिंग कैसे करेगा। ये इंटीजर एक्स हो गया, ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया, फॉर्मेटिंग इसकी क्या रहेगी, यहाँ %d आपको लिखना पड़ेगा, और ये डबल स्ट्रिंग्स में। ठीक है, बाकी एक प्रोग्राम छोटा सा दिखाऊंगी, ये चैप्टर एक बार ख़त्म हो जाएगा ताकि आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाए, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ें बीच में प्रोग्राम में आप कैसे यूज़ करते हो वो आ रही है, आपने पूरा प्रोग्राम अब तक एक भी नहीं देखा। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस कंसिस्ट ऑफ द कन्वर्जन कैरेक्टर %। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है, वो इसको कंटेन करता है अपने अंदर, अ डाटा टाइप, कैरेक्टर और टाइप स्पेसिफायर एंड ऑप्शनल नंबर specifying the field width. The ampersand symbol, this before each variable name is an operator that specifies the variable name's address. और यहाँ पे खाली x नहीं लिखा जाएगा, इसके आगे होगा एम्परसेंड सिंबल। ठीक है, ये आपका तभी %d आपका तब चल रहा है जब आप इंटीजर ले रहे हो। आगे हमारे पास और भी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको अलग अलग यूज़ करना होता है। इन्होंने एक टेबल बना के दी हुई है, वो एक बार आप लोग देख लेना। जैसे देखो, अगर आप सिंगल कैरेक्टर करना चाह रहे हो, इनपुट करवा रहे हो, तो %c उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है, इंटीजर के लिए %d, और फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर के लिए %e। ठीक है, विद एक्सपोनेंट के लिए %d, विदाउट एक्सपोनेंट के लिए %f। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। और एंड में जो भी आपका वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल का इनपुट करवा रहे हो, उसके आगे ये एम्परसेंड का सिंबल, ये एड्रेस की तरह काम करता है, इस वेरिएबल का एड्रेस है। ठीक है, स्पेसिफाई करेगा। द एम्परसेंड सिंबल प्रिसीडिंग द वेरिएबल इज नेसेसरी व्हेनेवर अ सिंगल नंबर, वैल्यू और कैरेक्टर इज टू बी रीड, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में अकर। जो एम्परसेंड सिंबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल से पहले लगाना, अदरवाइज आपको वो जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे। भाई एक की हाँ सिंटेक्स फिक्स है तो आपको यही यूज़ करना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल जैसे इन्होंने दे दिया, %d, ये स्ट्रिंग्स में आ गया, कॉमा, और किस वेरिएबल के लिए ये %d, इट मीन्स इंटीजर वाला वेरिएबल आ रहा होगा, एम्परसेंड n, ये n आपका वेरिएबल है जो आप डिक्लेयर कर चुके हो स्टार्टिंग में ही इंटीजर की फॉर्म में, तो ये उसकी ये क्या कर देगा, उसकी स्कैनिंग कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है
printf function. The printf function is used to output or print a message. printf function का क्या काम होता है, वो आउटपुट देगा किस फॉर्म में, या तो प्रिंट करके दे देता है या फिर प्रिंट कर देता है मैसेज, या कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे रहा है, आइदर ऑन स्क्रीन और ऑन पेपर, कि आप प्रिंट आउट की फॉर्म में भी निकाल सकते हो या स्क्रीन पे डायरेक्ट सिर्फ देख सकते हो. This function can be used to output any combination of numerical values, single characters and strings. The letter F in printf could stand for either formatted or function. कि जो printf में F यूज़ है उसको आप formatted के लिए यूज़ कर सकते हो या function बोल सकते हो. ठीक है, जैसे scanf में क्या था हमारे पास, वो किसी भी टाइप के कॉम्बिनेशन को, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन है या सिंगल कैरेक्टर्स का है, स्ट्रिंग्स का है, उस वैल्यू का इनपुट लेता है, और printf क्या करता है, उसका आउटपुट देता है. कैलकुलेट करने के बाद आपके चाहे वर्डिंग की फॉर्म में आपका आउटपुट आ रहा है या न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है, वो सारा आउटपुट कौन दे रहा है, printf दे रहा है. ठीक है. द मेन पर्पस ऑफ printf फंक्शन इज टू मूव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस. कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी कैलकुलेशन के बाद डाटा सेव हुआ है उसको मूव करने का काम कौन करता है, printf. मूव करके कहाँ लेके आता है, आउटपुट डिवाइस पे, मतलब मॉनिटर पे लेके आता है या फिर प्रिंटर पे लेके आता है. जनरल फॉर्म हमारे पास क्या रहेगी printf फंक्शन के लिए, printf कंट्रोल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट 1 2 3 जितनी भी वैल्यूज़ आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो. बाकी एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब एक दो प्रोग्राम मैं आज दिखा दूंगी एक बार कैसे होते हैं. Where control string refer to the string or data that has to be printed. यहाँ पे आप जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो वो आएगा. It also includes formatting information for variable present in the output data stream. The arguments may be constant, single variable और array names और more complex function. ये आपके कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल, किसी भी टाइप की चीज़ हो सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट. जैसे एक और एग्जांपल है, आप कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी printf की हेल्प से कर सकते हो. printf ये स्मॉल ब्रैकेट आएगी और ये इन्वर्टेड कोमास में क्या आएगा, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग. ये आपका इन्वर्टेड कोमा में आ गया. सेमीकोलन, हर एक स्टेटमेंट आपकी टर्मिनेट किस से हो रही है, सेमीकोलन से, इसको ध्यान रखना है. ये मैसेज आपका फिर प्रिंट होके क्या आएगा हमारे पास आउटपुट के लिए, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग. ठीक है. ऐसे ही है द कैरेक्टर स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डबल कोटेशन मार्क्स. जो भी आप मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे, जो भी चीज़ आप प्रिंट करवा रहे ना, उसको आपको डबल कोटेशन में रखना पड़ेगा बस. दीज पंक्चुएशन मार्क्स सिग्निफाई द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द कंट्रोल स्ट्रिंग, और इन अदर वर्ड्स इट सर्व्स टू डीलिमिट इट, कि कहाँ तक लिमिट करनी है उसकी. व्हेनेवर इट इज़ नीडेड to include double quotes as part of a string, it must be preceded by a backslash. कि अगर आप अपने मैसेज के अंदर भी कोई चीज़ इन्वर्टेड कोमा में आप डालना चाहते हो अपना मैसेज, तो आपको एक तो उस टर्म को इन्वर्टेड कोमा में डालना पड़ेगा और बीच में बैकस्लैश डालना पड़ेगा, बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा. तो ही आप, वही बात वही है कि कुछ चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी. जैसे हिंदी में क ख ग ये सब सीखा था, इंग्लिश में ABCD सीखी थी या टेंसेस सीखे थे, वैसे ही सी प्रोग्रामिंग के भी अपनी लैंग्वेज है, सिंटैक्स है, वो आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये किस तरह से स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एक तो इन्वर्टेड कोमा में है पूरी, तो माई नेम इज़, और नीरज फिर से इन्वर्टेड कोमा में आ गया, नीरज इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा. ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. अब कुछ रॉन्ग फॉर्मेट इन्होंने बताया हुआ है कि कई बार अगर आप ऐसे लिखो तो वो चीज़ आपकी वर्क नहीं करेगी. जैसे एक एग्जांपल दे दिया, दैट इज़ टू से द स्टेटमेंट printf इन्वर्टेड कोमा विल इन्वर्टेड कोमा यू इन्वर्टेड, इतने सारे इन्वर्टेड कोमा आ गए, पूरे को तो इन्वर्टेड कोमा में इन्होंने डाला ही नहीं. तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ ये वाली चीज़ आपकी जो होगी प्रिंट हो जाएगी या आउटपुट की फॉर्म में आ जाएगी, बाकी सारी निगलेक्ट कर देगा कंपाइलर. ठीक है. ऑल द स्ट्रिंग एक्सेप्ट द फर्स्ट विल बी इग्नोर्ड, बाकी सबको इग्नोर कर देगा, सिर्फ ये स्ट्रिंग आपकी प्रिंट होके आ जाएगी. और ये ब्लैंक स्पेस को भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट किया जाता है printf की स्टेटमेंट में. ठीक है. थोड़ा सा और बताया हुआ printf फंक्शन के बारे में. द printf फंक्शन वी हैव डिस्कस सो फार ओनली प्रिंट स्ट्रिंग्स और सिंपल स्टेटमेंट्स. हाउएवर द कंट्रोल स्ट्रिंग में contain versatile character groups. The control string can consist of individual group of characters.
where one character group is for each output data item. Each character group must begin with a % sign. अलग अलग टाइप के अगर आप कैरेक्टर स्ट्रिंग डालना चाह रहे हो तो वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि हर एक जो कैरेक्टर ग्रुप है आपका वो % साइन से स्टार्ट होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म इन्होंने कुछ दिखाई हुई है, जैसे मान लो आपने एक इंट i इज इक्वल्स टू 2 और j इज इक्वल्स टू 3 को फिक्स कर दिया और प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या डाला, द वैल्यू ऑफ i इज %d एंड j इज %d। अब यहाँ इन्होंने %d हमें पता है ना हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद इन्होंने क्या डाल दिया, i फिर j। i ये पहले वाले %d का काम i कर रहा है, दूसरे वाले %d के लिए हमारे पास क्या है, j। तो ये क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, जो यहाँ पे आपने i और j को वैल्यू दे रखी है ना, वो वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देगा, द वैल्यू ऑफ i इज़ 2 एंड j इज़ 2। इस तरीके से भी आप मैसेज को अपना प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ये एक बार टेबल आप लोग याद रख लेना। यहाँ पे एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे केस 1 %c \n और ये a। इस तरह से अगर आप टाइप करोगे तो ये सिर्फ आउटपुट में क्या देगा, सिर्फ ये a देगा। स्ट्रिंग आ गई ना, और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास क्या है, c है, यहाँ इन्होंने दिखाया, हाँ ये देखो सिंगल कैरेक्टर के लिए हमारे पास क्या होता है, c होता है, तो ये आउटपुट में क्या आएगा, a आएगा। ऐसे ही अगर आपने इंटीजर करवाना है, केस 2 इन्होंने दिखाया, %d इंटीजर के लिए होता है हमारे पास, \n का भी अभी आगे बताऊंगी क्या रीज़न होता है ये बार बार लिखने का, 456। तो ये क्या रिजल्ट मतलब डाल देगा आउटपुट में, 456 टाइप करके दे देगा। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो %d \n, ये सेम ही लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, ये कुछ इन्होंने स्पेशल केसेस बताए हुए हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द न्यू लाइन कैरेक्टर। द न्यू लाइन कैरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द टाइपराइटर्स कैरेज रिटर्न विच एडवांसेस द आउटपुट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। की न्यू लाइन कैरेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी आप आउटपुट ले रहे हो, अगर आप ये न्यू लाइन कैरेक्टर डाल रहे हो तो जो आपका आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होना मतलब प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। द प्रिंटफ फंक्शन डज नॉट प्रिंट सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली। प्रिंटफ का काम सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है। अगर आप बहुत सारी प्रिंटफ स्टेटमेंट एक साथ डाल दोगे तो वो बिना नेक्स्ट लाइन में लिए वो सीधा सारे मैसेज को एक साथ डाल देगा। ठीक है, अलग अलग लाइन में नहीं डालेगा अगर आप न्यू लाइन कैरेक्टर को बीच में नहीं इंक्लूड कर रहे हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, प्रिंटफ दिस एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट्स, फिर एक और प्रिंटफ की स्टेटमेंट डाली, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर। अब यहाँ पे इसने क्या किया, दो प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट डाल दी, मतलब ये मैसेज प्रिंट करेगा। अब ये नहीं है कि ये अपने आप इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा, नहीं, ऐसा आपने कुछ यूज ही नहीं किया कि ये इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाए। तो ये वाला मैसेज कैसे प्रिंट होगा, दिस एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर। और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या डाला, \n, ये है नोटेशन हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर की। आपने डाल दिया \n, नाउ द स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। ये जैसे ही आपने ये न्यू लाइन कैरेक्टर डाला, आपकी जो स्टेटमेंट आएगी, ये मैसेज आएगा, अपने आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ना डाला होता तो इसी के आगे चला जाता है। ठीक है, अब ये \n डाल दिया तो इट मीन्स ये वाला मैसेज आपका अगली लाइन में जाएगा। नाउ द स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, ये वाला आपका नेक्स्ट लाइन में इसकी वजह से आया। ठीक है, तो ये आपका न्यू लाइन कैरेक्टर का काम क्या है, नई लाइन में मैसेज को प्रिंट करना। ऐसे यूज ऑफ कमेंट्स, कोई आपने प्रोग्राम बनाया है और आप कोई और प्रोग्राम करना चाहता है, उसको हर छोटी छोटी डिटेल बताना चाहते हो कि इस स्टेटमेंट का काम क्या है, इस स्टेटमेंट का काम क्या है, तो उसके लिए आप कमेंट्स यूज कर सकते हो। जैसे प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ये डाल दिया ना, अब मान लो हमें नहीं पता कि इसका काम क्या होगा, तो यहाँ आप कमेंट्स में कैसे डाल सकते हो। एक तो कमेंट आपका स्टार्ट कैसे होगा, ये \* और *\. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड होगा, और ये क्या करेगा, इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। ये आप अपनी वर्डिंग में कुछ भी डाल सकते हो कमेंट। यहाँ पे इसने डाल दिया ना कि इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, की ये क्या कहना चाह रहा है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रही है, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके देगी। ठीक है, ये कमेंट है। और जो प्रोग्राम आप रन करोगे ना,
तो उसमें कमेंट्स कभी भी आपके कंपाइलर कंपाइल नहीं करता, ठीक है। कमेंट सिर्फ आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए डाले हैं कि हर एक स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। कमेंट्स का बीच में रन करते टाइम कोई रोल नहीं होता, कमेंट्स को रीड नहीं करता कोई भी फंक्शन, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे जब आप रन करने बैठोगे तो। इसके बाद आगे क्या बताया है, दिस इज़ अ कमेंट इन द प्रोग्राम विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोग्राम, सिर्फ प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए। द कमेंट्स आर नॉट प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर उनको प्रोसेस नहीं करता। एंड आर यूज टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल, सिर्फ रीडेबल बनाने के लिए कि आप यूज़ कर सकते हो कमेंट्स को। कमेंट्स आर यूज सो दैट whenever the programmer wants to recall the program he can easily do so, कि अगर प्रोग्रामर प्रोग्राम को रिकॉल करना चाहे कि हाँ इस स्टेटमेंट में क्या होता है, वो इजीली रिकॉल कर पाए कमेंट्स की हेल्प से। कमेंट स्टार्ट कैसे होता है, बैकस्लैश स्टार, और एंड कैसे होता है, स्टार बैकस्लैश। एनीथिंग इन बिटवीन दीज टू सिम्बल्स इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट एंड इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द कंपाइलर, कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ इसके बीच में लिखी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, एक कमेंट मानी जाएगी। ये आपका फॉर्मेट हो गया कमेंट का, ठीक है। एक से ज़्यादा लाइन में स्प्लिट कर सकते हो इसको। इसके बाद हमारे पास है, आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें आपको हमेशा सबसे ऊपर यही लिखा दिखेगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच डायरेक्टिव, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई दिखाई देगी। अब ये होती क्या है, क्यों यूज़ होती है, देखो। द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ यूज टू इंक्लूड द फाइल स्टूडियो डॉट एच। ये इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज़ होती है स्टेटमेंट। द फाइल स्टूडियो डॉट एच इज़ अ हेडर फाइल विच कंटेन्स फंक्शंस दैट परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सच एज प्रिंट एफ, स्कैन एफ, कि जितने भी ऑपरेशंस आपने उसके अंदर यूज़ किए हैं प्रोग्राम के अंदर, ये इस हेडर फाइल के अंदर ही ये फंक्शन मिलते हैं। इस जब तक आप इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करोगे तब तक वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नहीं लगाया तो आपका प्रोग्राम ही नहीं रन हो सकता, क्योंकि इनपुट आउटपुट इन सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने का काम किस में होता है, इस हेडर फाइल में, स्टूडियो डॉट एच वाली हेडर फाइल में। By including the file studio.h we can use its functions in our program, इसके functions को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। In general a statement that begins with the sign hash called the hash or pound sign is known as preprocessor directive. The various other header files such as conio.h, math.h containing general useful functions can be included in our program by यूजिंग द डायरेक्टिव दिस। और भी हेडर फाइल होते हैं, मैथ डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैथ डॉट एच का क्या काम होगा, कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन होंगे जिनको आप इन फाइल को जैसे ही आपने इंक्लूड किया तो आप इजीली उन्हें यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर आप मैथ डॉट एच नहीं डालोगे तो आप वो फंक्शन ही मैथ वाले यूज़ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। इसके बाद है मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज़ अ स्पेशल फंक्शन एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी प्रोग्राम। Whenever a C program is run, it is the first function to be executed. Main function ही सबसे पहले execute होता है. It calls all other function in the program according to the flow of the program. कि मेन सबसे पहले जो हमारा रन होगा, सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन रन होता है, उसके बाद ये बाकी फंक्शन को कॉल करता है, प्रिंट, स्कैन, इंट, जो भी आपने डिक्लेरेशन किया है, असाइनमेंट की हुई है, उनको कॉल करेगा। मतलब सारा सिस्टम फ्लो होगा उसके अंदर, फिर उसके बाद जाके कंप्लीट होगा। इन द अबव ब्लॉक वॉइड इज़ द रिटर्न स्टेटस, वॉइड आपने पढ़ा ही था। दैट मेन फंक्शन रिटर्न्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन फंक्शन कैन रिटर्न एनी डाटा टाइप इट इफ एनी रिटर्न टाइप इज़ नॉट स्पेसिफाइड इट इम्प्लिसिटली रिटर्न्स इंट। ये सारा वही काम है कि सबसे पहले यही रन होगा, उसके बाद ही बाकी सारे आपके फंक्शन, यही इसका काम है, ये कॉलिंग फंक्शन होता है, बाकी फंक्शंस को कॉल करता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे, अवॉइड कर देते हो इसको, तो ये वार्निंग आ जाएगी जैसे ही आप रन करोगे अपने प्रोग्राम को, ठीक है। एक टिपिकल प्रोग्राम कैसे दिखाई देता है, जनरल फॉर्म यहाँ पे दिखा रखी है।
और ये वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इसमें ये 3 स्टेप हैं, ये एक बार आप खुद पढ़ोगे। इसका फ्लो चार्ट भी आप देख लेना एक बार। मैं आपको एक बार एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो थोड़ी सी इजी हो जाए। सिंपल से सिंपल प्रोग्राम ही दिखाऊंगी पहले। मान लो ठीक है, इक्वालिटी ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर चेक करने हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, कोई भी प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है तो आपको हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंक्लूड किया हमने हैश इंक्लूड studio.h, नोटेशन यही रहेगी, हैश इंक्लूड conio.h, फिर void मेन फंक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आपका स्टार्ट कैसे होता है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है आपका प्रोग्राम। अब 2 फंक्शन की इक्वालिटी चेक करनी है ना, तो सबसे पहले तो मुझे 2 फंक्शन नहीं 2 नंबर्स की इक्वालिटी चेक करनी है। सबसे पहले मुझे 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही तो आगे की प्रोसेसिंग होगी। तो सबसे पहले इंटीजर अगर आप लेना चाहते हो इंटीजर ले लो, इंट ए कॉमा बी। डिक्लेयर हम ऐसे ही करते थे ना, इंटीजर अगर आपने लेने हैं ए कॉमा बी, इन 2 वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव होगी वो इंटीजर ही सेव हो सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं होगी सेव। CLR SCR ये क्या करेगा, जब भी आप अलग आगे के प्रोग्राम की आउटपुट लोगे ना तो स्क्रीन को क्लियर करके देगा। ये क्लियर स्क्रीन होता है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी, पिछले वाले का आउटपुट शो नहीं होगा इस बार अब वाले प्रोग्राम के आउटपुट के टाइम पे। तो ये क्लियर स्क्रीन इसलिए यूज़ होता है। फिर आपने क्या किया, पहले मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, यहाँ डिक्लेयर तो कर दिए, मैसेज भी तो प्रिंट करवाओगे कि हाँ मुझे वैल्यू तो दो ए और बी की। मैसेज क्या प्रिंट करवाया, printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब क्या मैसेज आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ये हमने किस में डाला, स्ट्रिंग के अंदर डाला है। फिर स्कैनिंग होगी, जो भी वैल्यू ए और बी की आ गई अब उसकी स्कैनिंग करने का काम किसका है, scanf का है। अब ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर हैं, तो दोनों के लिए क्या यूज़ होगा, जितने नंबर होंगे उतने ही आपके वो प्रोसेसर वाले ऑपरेटर यूज़ होते जाएंगे। %d 2 है ना हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों ये स्ट्रिंग में रहेगा हमेशा ही, कोमा, फिर ए और बी जो 2 आपके वेरिएबल थे उनके आगे हमेशा कैसा सिंबल लगाना है, एम्परसेंड का। ये आपका एड्रेस ऑपरेटर, %a, %b, और ये सेमीकोलन हमेशा यूज़ होगा आपका हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। अब इक्वालिटी चेक करनी है, ये ऑपरेटर वाला चैप्टर जब आपका होगा ना, तो अभी तो सीधा ऐसे देख लो तो आपको ये ऑपरेटर पता चल जाएगा कि ये इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। इफ़ ए डबल इक्वल यूज़ होता है इक्वल चेक करने के लिए, इक्वल बी चेक किया कि क्या ए, अगर ए बी के इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से स्ट्रिंग आई, printf, मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा। printf का काम क्या है, मैसेज को आउटपुट देना, आउटपुट देने का काम है। a इज़ इक्वल टू बी, ये कब होएगा, जब a इक्वल्स टू बी जा रहा होगा, ये मैसेज प्रिंट हो गया। फिर ये स्टेटमेंट का काम खत्म, ब्रेसेस क्लोज होगी। एल्स अगर a b के इक्वल नहीं है तो हमारे पास फिर से नई ब्रेसेस स्टार्ट, नया मैसेज क्या आ जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, ब्रेसेस क्लोज, गेट सी एच आपका हर प्रोग्राम के एंड में लगता है प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और एंड में जहाँ अगर आपने ये पूरा सिस्टम स्टार्ट किया है ना इस ब्रेसेस से, इस ब्रेसेस को क्लोज भी करना है। ये आपका मेन फंक्शन था, ये सारे कॉलिंग फंक्शन है बीच के जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मेन फंक्शन इन सारे फंक्शंस को कॉल कर रहा है, गेट सी एच, और ये बाद में एंड। जब तक ये नहीं लगेगा इट मीन्स आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ जब तक आपने ब्रेसेस नहीं लगाई। और आउटपुट आपका कैसे शो होगा, printf में जो जो आपने मैसेज डाला सिर्फ वो स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी। सबसे पहले क्या printf में डाला था हमने, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो मैसेज सबसे पहले क्या प्रिंट होके आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपने मान लो डाल दी 3 and 6, तो पहले कहाँ जाएगा, चेक करेगा a इज इक्वल्स टू b, क्या 3 6 के इक्वल है, नहीं है ना, तो एल्स पे चला जाएगा। एल्स में हमारे पास क्या है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, तो मैसेज का प्रिंट हो जाएगा a इज़ नॉट इक्वल टू b। तो ये थी आपके पास जनरल फॉर्म किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 भी कर लेंगे, और आपका जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जब हमारा फोर्थ चैप्टर हो जाएगा फिर उसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत पेशेंस के साथ, ये थोड़ा थ्योरी वाली चीज़ें हैं
ध्यान से देखना इनको पेशेंस के साथ। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।